हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि को कैसे निर्धारित किया जाता है, रेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो आज हमको पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, अभिक्रिया की कोटि को निर्धारण करने की विधियाँ। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देखिए। वो सारी की सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। या फिर आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, आपको एक साथ मिल जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नाम क्या है, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। का निर्धारण। तो पहली विधि हमारे पास कौन सी है, पहली विधि हमारे पास समाकलन विधि। कौन सी विधि है, समाकलन विधि। इसे हम इंटीग्रेशन मेथड है ना, इसे हम अनुभव विधि भी बोलते हैं, अनुभव विधि, या फिर भूल एवं जांच विधि भी, विधि, या हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इतने नामों से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। जब हमारे पास कोई रिएक्शन चल रही है, जब हमारे पास कोई रिएक्शन चल रही है, मान लो ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से सुनना। तो हम करते क्या है, जैसे हमको पता होता है टाइम जीरो पे क्या है, ये ए, टाइम जीरो पे क्या है ए, और फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या जाता है, ए माइनस एक्स हो जाता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम करते क्या है, अब हम देखो अलग अलग टाइम पर, जैसे हमारे पास टाइम जीरो है, टाइम 2 मिनट के बाद हो गया, टाइम 5 मिनट के बाद हो गया, टाइम 10 मिनट के बाद हो गया, टाइम 15 मिनट के बाद हो गया। एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर हम क्या करते हैं, अभिकारक, ये इस तरीके से आएगा अभिकारक, अलग अलग टाइम पर। यानी कि हमको सिर्फ क्या करना है, कोई अभिक्रिया चल रही है उसका ध्यान रखना है, हमें कहीं नहीं जाना, उसका ध्यान रखना है। हमें अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन को ज्ञात करना है, उनकी सांद्रता को ज्ञात करना है। सिर्फ इतना सा काम करना है हमको, बस ये ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास कोई अभिकारक है 10 लीटर है, तो हमको ज्ञात करना है 2 मिनट बाद कितना हो गया 8, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 4, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर कितना हो गया 2, और जो प्रोडक्ट था वो कितना था 0, फिर कितना हो गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, कितना कितना हुआ। ठीक है, तो वो हमको ज्ञात करना है। हमको अलग अलग टाइम पर, किसी अभिक्रिया में अलग अलग टाइम पर ए और ए माइनस एक्स के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ए और ए माइनस एक्स के मान ज्ञात हो जाएंगे अलग अलग समय पर, तो उसका हम क्या करेंगे भाई, उन मानों को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण है, जीरो ऑर्डर की निकल के आई थी, है ना, जीरो ऑर्डर पहले तो रखेंगे जीरो ऑर्डर में। अगर वैल्यू सही आ जाती है जीरो ऑर्डर के लिए तो हम मान लेंगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हम रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, फिर हम रखेंगे सेकंड ऑर्डर, और आगे भी जरूरत पड़ती है तो हम रखते हैं थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना सा काम करना है, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन के मान, उनकी सांद्रता के मानों को हमें अलग अलग टाइम पर नोट करके, और जो हमने समाकलन वाली समीकरण निकाली है उसमें हमको a और a माइनस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, रखनी है। ठीक है, जिस रिएक्टेंट के लिए और जिस कंसंट्रेशन के पर, या फिर
जिस अभिक्रिया की कोटि पर मान हमारे पास क्या आते हैं, कांस्टेंट, क्या आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, स्थिर आते हैं। तो समझ लीजिएगा कि हमारे पास अभिक्रिया की कोटि वही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास वही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, समाकलन विधि हो गई, जिसमें सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पर ज्ञात करके हमने कहाँ रख दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रख दी, समीकरणों में रख दी, ठीक है। ठीक है, तो बस इसमें इतना सा काम करना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में वैल्यू रखनी है। और वो तो आपको पता ही है कौन कौन सी समीकरण होगी। जीरो ऑर्डर में के जीरो इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और फर्स्ट ऑर्डर में के वन बराबर 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन टी। ऐसे सेकंड ऑर्डर है, तो इनमें केवल आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई समाकलन विधि, सिंपल सी विधि है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी विधि हमारे पास है, दूसरी विधि का नाम है विलगन विधि, ओस्टवाल्ड विलगन विधि, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ठीक है। अब ये ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या होता है, देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है जैसे A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इससे बन रहा है कोई प्रोडक्ट। अब हमको सिंपल सा काम क्या करना है, हमको सिंपल सा काम ये करना है कि जहां पे जो अभिक्रिया है उसको हमें छद्म कोटि की अभिक्रिया बना लेना है। आप कहेंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया कैसे बनती है, तो भैया देखो सिंपल सा काम है छद्म कोटि की अभिक्रिया बनाने के लिए। आप कहोगे क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पे निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर, ए बी और सी पर, ठीक है। ए बी और सी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक अभिकारक को कम मात्रा में लेते हैं और बाकी के जो दो रिएक्टेंट हैं, जैसे हमने एक अभिकारक को तो एक निश्चित मात्रा में लेते हैं और बाकी के दो रिएक्टेंटों को क्या करते हैं, आधिक्य में लेते हैं, ठीक है। यदि हम क्या करें, यदि बी व सी आधिक्य में हो, आधिक्य में हो, तो अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, केवल ए पर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज अगर ज्यादा है, कोई चीज अगर ज्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो उस पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करेगा, अभिक्रिया का वेग उस पर डिपेंड करेगा जो कम मात्रा में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यदि ए व सी को अधिक मात्रा में ले लें, तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, के बी के बराबर, ठीक है। और यदि ए व बी आधिक्य में हो, तो अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, सी पर। तो अब हमको क्या काम करना है, जैसे हमारे पास दो अभिकारक है, तीन अभिकारक है, तो एक अभिकारक को निश्चित मात्रा में लेकर बाकी के जो सभी अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, उनको हम एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, अधिक मात्रा में ले लेते हैं, जिससे हमारे पास अभिक्रिया की वे अभिक्रिया जो है वो छद्म कोटि की हो जाती है, ठीक है। जिसकी सहायता से हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं अभिक्रिया का वेग कितना है, कैसे, और अभिक्रिया की कोटि भी पता लगाई जा सकती है, जिस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा
वही अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, तो एक को निश्चित मात्रा में लेकर दूसरे को हम क्या करते हैं, आधिक्य में लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो जिसका अभिक्रिया में इतना फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैंने आपको छद्म कोटि में बताया था। ठीक है, तो इसको मैं यहीं मिटाता हूँ। अब हमारे पास जो अगली विधि है या अगला मेथड है वो है अर्ध आयुकाल विधि। क्या है? अर्ध आयुकाल विधि, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, आप कहेंगे अब ये क्या चीज है? देखो, अर्ध आयुकाल में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसी के आधार पर हमको अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, जब मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताई थी उसमें मैंने आपको अर्ध आयुकाल बताया था। ठीक है, लेकिन वहां पर जो अर्ध आयुकाल है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया बताई थी ना, आप देख सकते हो, आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया, वहां पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, वहां पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता का क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, इस तरीके से था, टी हाफ ए। ठीक है, वहां पे व्युत्क्रमानुपाती था। अब ये कहा गया कि यदि अलग अलग समय पर किसी अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल निकाला जाए तो जो अर्ध आयुकाल होता है किसी भी अभिक्रिया का वो होता है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a n माइनस 1। एन क्या है? एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि। एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि। एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि है, इसको हमें निकालना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, प्रारंभिक सांद्रता का जब भी अभिक्रिया की कोटि होगी, जितनी भी होगी, अर्ध आयुकाल में क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, यानी कि जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निकाल रहे हैं हम, है ना, तो उसमें अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता है उसका n-1 होगा। n प्रथम कोटि अभिक्रिया 1 -1 यानी कि 0 होगा, डिपेंड नहीं करेगा। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में 2-1 होगा, तृतीय कोटि अभिक्रिया में 3-1 होगा। तो आप तो सिर्फ इतना याद रख लो कि हर एक अभिक्रिया के लिए ये होता है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a n-1। ठीक है, अब मैंने किया क्या, मैंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग प्रयोगों में, अलग अलग प्रयोगों में। ठीक है, एक प्रयोग किया उसमें तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a1 n-1, समीकरण नंबर 1। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a2 n-1, ये समीकरण नंबर 2। मैंने इनको नंबर दे दिया। ठीक है, ये मैंने इनको समीकरण दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दिया। साइड में खड़ा हूं ताकि आपको बोर्ड दिखता रहे।
इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दिया, ठीक है। अब जब मैंने भाग दे दिया, अगर देखो यहाँ पे कोई स्थिरांक होता तो वो कट जाता, वो कट जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कटेगा क्या? यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/a-1 और a2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि 1/a1 में इस तरीके से भाग देंगे तो ये a2 ऊपर चला जाएगा ना, तो मैंने सीधा लिख दिया a2n-1, ठीक है। अच्छा मैं सीधे ही कर दूं तो इसको, दोनों की पावर n-1 है, तो मैं इसको लिख दूं a2/a1n-1। एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं। अगर मैं इसको लिखूं a2/a-1 और n-1, तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब मैंने इनका क्या किया, लॉग ले लिया। लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर, तो जब भी मैं लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉग t हाफ 2 इज इक्वल टू, जब भी लॉग लेते हैं तो जो पावर के रूप में होता है वो आगे आ जाता है, वो क्या आ जाता है? आगे आ जाता है। तो n-1 लॉग a2/a1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो log t12/1 t12/2। अब इस वाली वैल्यू को मैं उठा के यहाँ ले आऊँ तो, इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ उठा के लेके आना चाहूँ तो ले आऊँ, तो मैं ले आऊँगा log a2/a1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? n-1, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? n निकालना है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि है, तो एक को भी इधर ले आऊं, मैं इधर ही ले आता हूँ, एक को भी इधर ले आऊं, तो ये माइनस का एक यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस का एक, तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा? n। n हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो ये हमारे पास अभिक्रिया की कोटि निर्धारण की विधि हो गई। वैसे तो इसमें और भी विधि हो सकती है, लेकिन मैंने आपको केवल 3 विधि बताई है, आगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।